तो स्टेम सेल्स जो टॉपिक है वो हम लोग इस पर भी रिसर्च करते रहते थे, तो मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में बताया जाए कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं और इनमें क्या खासियत है और क्या इनके अंदर हम कैसे इनका लाभ ले सकते हैं अपने बीमारियों के लिए या अपने जीवन को सुधार करने के लिए या जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए, अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए। तो ये चीज़ें बताने के लिए मैंने सोचा था कि एक बार आपसे मिलकर बात की जाए। तो स्टेम सेल्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में ईंधन है बेसिकली। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा शरीर नए सेल्स बनाता रहेगा, तो कहाँ से बनाएगा? तो वो स्टेम सेल्स के माध्यम से बनाएगा। स्टेम सेल्स स्टोर रहते हैं बॉडी में, हर शरीर के हर भाग में स्टेम सेल्स हैं। कोई भाग ऐसा नहीं है जहाँ स्टेम सेल्स नहीं हो। यहाँ तक कि जो हमारा फैट है, जो चर्बी हमारे पेट में जमा होती है, उसके अंदर भी स्टेम सेल्स होते हैं। तो ये सेल्स जो हैं हम जब रिसर्च में यूज़ करते हैं तो सबसे अच्छे प्रकार के सेल, सबसे सरल प्रकार के सेल, जिसमें कोई परेशानी किसी को नहीं है, कोई आपत्ति किसी को नहीं है, वो ये वाले होते हैं जो फैट से निकाले जाएं शरीर में। और ये सेल्स जो होते हैं, इनमें क्या ख़ास बात है कि ये शरीर के अपने सेल्स हैं। तो हम जब अपने सेल्स को यूज़ करेंगे तो हमारे जो सेल्स चाहिए शरीर को वही मिलेंगे, कहीं दूसरी जगह से हम नहीं लेंगे। तो फैट के सेल्स को हम लोग स्टेम सेल्स की तरह यहाँ पर लेबोरेटरी में अपनी यूज़ करके रिसर्च करते हैं। अच्छा, ये जो पहला आपने सुना होगा कंट्रोवर्सी कहाँ पर होती थी? कंट्रोवर्सी होती थी कि जो एम्ब्रियोनल स्टेम सेल्स की बात करते हैं। एम्ब्रियोनल क्या होते हैं? जो जब माँ के पेट में बच्चा कुछ दिन का हुआ, जो सेल्स उसके मिलके जमा हुए और जिन्होंने सेल्स को बनाना शुरू किया, वो एम्ब्रियोनल स्टेम सेल्स होते हैं। यानी समझिए बच्चा का जो परवरिश, पैदाइश, जब उसकी अंदर पेट में बच्चा आया और कुछ दिन तक जो स्टेम सेल्स चले, वो होते हैं पहले वाले स्टेम सेल्स जिनसे पूरी शरीर हमारा बनता है। इनको निकालने के लिए हमें जीवन लेना पड़ेगा, हमें अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। तो वो एबॉर्शन जो है वो रिस्की है और दूसरी बात ये गुनाह भी है, पाप है वो एक तरीके का, हर मज़हब में पाप है। इसलिए कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी स्टेम सेल्स के माध्यम से कि साहब स्टेम सेल्स का ट्रीटमेंट जो है वो ठीक नहीं है और हम एक जीवन को ख़त्म करते हैं और लोगों को जीवन देने के लिए। ये बात समझना है कि वो कंट्रोवर्सी, वहाँ से जब कंट्रोवर्सी शुरू होती है किसी चीज़ की तो वो टॉपिक दब जाता है। फिर सारे सोशल सर्किल में ये पाया जाता है कि भाई ये टॉपिक ऐसा है कि जिसमें कंट्रोवर्सी पैदा हो गई तो हम इस पर अब पानी डाल दें, इसको दबा दें। तो दबने में होता क्या है कि 10 साल निकल जाते हैं जब कोई चीज़ दबा दी जाती है। फिर पाया गया, एक रिसर्च हुई बाहर, उस रिसर्च में ये पाया गया कि हम क्या शरीर के सेल्स को, किसी भी सेल को स्टेम सेल बना सकते हैं? तो 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि ऐसा कर सकते हैं और लेबोरेटरी के माध्यम से उन्होंने करके दिखाया। तो फिर से जागृति पैदा हुई। साइंटिस्ट भी तो जब ही काम करते हैं जब उनका हौसला बढ़ाया जाए, उनको आप प्रोत्साहन दीजिए। जब आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देंगे तो सबसे जो आसान कौम है दबाने वाली वो साइंटिस्ट की होती है, ख़ास तौर से ह्यूमन बीइंग्स की। वो साइंटिस्ट नहीं जो बम बनाते हैं, उनको कोई नहीं दबा पाता, चूँकि वो हथियार की तरह काम करता है दुनिया भर में और हर दुनिया में चाहते हैं कि ताकत इकट्ठी हो जाए तो उसको दबाने वाला कोई नहीं होता। लेकिन जहाँ शरीर की बात होती है उसमें 2 इंडस्ट्री बहुत हिलती हैं। एक तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत हिल जाती है, उसको लगता है कि उसकी दवाओं का फेरबदल कैसे होगा, दवाएं कैसे बिकेंगी। अगर कोई ऐसे इलाज सरल आ गए कि जहाँ पर हम शरीर से शरीर का काम करने लगे, शरीर के माध्यम से ही शरीर को ठीक करने लगे, तो फिर दवाई का चयन कहाँ होगा, दवाई बिकेगी कहाँ? तो वो चीज़ एक तो काम करती है, उसकी वजह से बहुत डिले हो जाता है हेल्थ में, वहाँ तक पहुँचने में कि जहाँ तक हम जल्दी पहुँच जाएं। जो काम साल भर में हमारी रिसर्च कर सकती है वो 20 साल ले जाते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये पाया गया कि नहीं, हम फैट सेल्स को भी यूज़ कर सकते हैं स्टेम सेल्स में, तो फिर से रिसर्च में इंटरेस्ट लोगों का पैदा हुआ। अब रिसर्च क्या है? अब आगे चल के ये देखा गया कि जब शरीर में स्टेम सेल्स होते हैं तो काम क्यों नहीं करते, बुढ़ापा आता क्यों है, जवानी ही क्यों नहीं रहती? इसका मकसद, इसकी वजह ये है
कि स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कम होने लगते हैं उम्र के साथ साथ। यानी जैसे मेरे स्टेम सेल्स जब मैं 20 साल का था वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जब मैं 30 का हुआ तो उतना काम नहीं कर रहे हैं। स्टेम सेल्स हैं वहाँ शरीर में, काम क्यों नहीं कर रहे कि जो ग्रोथ फैक्टर्स सराउंडिंग होते हैं वो हल्के हल्के समाप्त होने लगते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स क्या होते हैं? स्टेम सेल को पर्टिकुलर आकार देने वाली केमिकल, कि जो स्टेम सेल को ये बता सकें कि वो ये बनाए। मेरी मान लीजिए कि हमने स्टेम सेल में ये सोचा कि हमारा लीवर जो है फैटी लीवर क्यों हो रहा है, लीवर जवान क्यों नहीं रहता। तो लीवर जवान क्यों नहीं रहता? लीवर में क्या हुआ कि लीवर के अंदर जो सेल्स थे, स्टेम सेल्स वहाँ थे, वो कार्य करना बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि केमिकल वहाँ है ही नहीं जो उनको काम दे सकें, उनका से काम ले सकें। तो लेबोरेटरीज़ में हमने जो एक्सपेरिमेंट अपनी लेबोरेटरी में किए वो ये है कि स्टेम सेल्स निकाल के हमने वो केमिकल्स लेबोरेटरी में उनको दिए, उन्हें लेबोरेटरी में उनका हमने कल्चर किया, और जब वो इस काम के लायक हो गए कि वापस वो काम करने लगे, लीवर बनाने लगे, तो वापस शरीर में छोड़ दिया। ये जो मिसिंग लिंक था, इसके वजह से जो अधूरा काम स्टेम सेल्स नहीं कर रहे थे वो पूरा करने लगे। तो हमारी तरफ से सिर्फ क्या हुआ कि स्टेम सेल्स शरीर से निकाले, उनको लेबोरेटरी में वो केमिकल्स हमने डाले जिसकी वजह से वो लीवर के सेल्स को बनाना स्टार्ट कर सकें, और फिर वापस शरीर में छोड़ दिया। ये स्टेम सेल्स की रिसर्च जो है ये एम्फेसाइज करती है कि यहाँ पर ये कमी थी, हम इसको पूरा कर दें तो काम बन जाएगा। अब होता क्या है, ऐसी त्वचा है हमारी, जब त्वचा जवान है तो हेल्दी है, जैसे बुढ़ापे की तरफ गई तो झुर्रियाँ पड़ने लगीं, उसमें स्किन में चेंजेस आ गई। तो स्किन के स्टेम सेल्स निकाल कर हमने उनको भी ऐसे ही प्रवचन दिया, उन्हें भी ऐसी कल्चर किया कि वो स्किन के सेल्स बना सकें, फिर डाल दिया वापस, तो स्किन के सेल बनना शुरू हो गए। तो ये रिसर्च जो है ये अब जो है क्लिनिक्स में आना शुरू हो गई है। अब ये रिसर्च ऐसे हमें काम कर सकती है कि किसी को हार्ट की बीमारी है, दिल के कमज़ोरी है, दिल की कमज़ोरी में क्या है कि अब हार्ट पंप करना कम कर रहा है, उसकी मसल्स जो है वीक हो गई। तो हमने हार्ट के स्टेम सेल्स निकाले, फैट से ही निकाले, और हार्ट के जो साइटोकाइंस हैं, जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, उनको हमने लेबोरेटरी में उनके साथ कल्चर किया, और वापस जाके जब हमने शरीर में डाला, जैसे डालना सिर्फ ब्लड में ही है, हार्ट में जाके नहीं डालना है, लीवर में जाके नहीं डालना है। सेल्स लीनिएज लेने के बाद उसी ऑर्गन में जाएंगे जिसके लिए हमने उन्हें लैब में बनाया है, वो ऑर्गन अपना ढूंढ लेते हैं और उसी ऑर्गन में जाके उसको मजबूत कर देते हैं। तो हार्ट के फंक्शन में, यानी किसी को अगर ब्लड प्रेशर की दवा चल रही है या हाइपरट्रॉफी हो गई है, दिल का साइज़ बढ़ गया है, उसका दिल फंक्शन नहीं कर रहा है और वो दवा लेता है या थक जाता है जल्दी, तो उसकी ये थकान दूर करने में मदद करेंगे, जो कोई दवाई शरीर में ऐसा काम नहीं कर सकती। तो जब हानेमन ने मेडिकल सिस्टम बनाया था 2000 साल पहले, तो उसने ये कहा था कि सबसे अच्छा वक्त साइंस में वो आएगा जब शरीर ही शरीर से शरीर को ठीक कर देगा। वो चीज़ जो है आज सिद्ध हो रही है 2000 साल बाद। उस वक्त तो उसको ये भी पता नहीं था कि सेल क्या होते हैं, माइक्रोस्कोप का इजाद भी नहीं हुई थी, माइक्रोस्कोप बने भी 200 साल पहले ही बना है। तो ये चीज़ है, ये जो एंटीबायोटिक की इरा थी, हम जब पहले कहते थे ना कि आपने सुना होगा कि टीबी से लोग मर जाया करते थे। टीबी से मरते क्यों थे? एंटीबायोटिक नहीं थी। टीबी का जो कीटाणु था वो शरीर को खा जाता था, उसे कंज्यूम करने वाले डिजीज़ कहते थे, कंजम्पशन भी नाम देते थे उसको। पहले ज़माने में टीबी का नाम था कंजम्पशन, कंज्यूम कर लेगा शरीर को पूरे, बीमारी ऐसे सैनिटोरिया में भेज देते थे। तो एंटीबायोटिक का जब इजाद हुई और स्ट्रेप्टोमाइसिन बनी, तो पता चला कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो दवा ऐसी है जो टीबी को ख़त्म कर सकती है। तो मेडिकल सिस्टम में सबसे बड़ा रेवोल्यूशन उस वक्त आया जब एंटीबायोटिक की इजाद हुई। ये रेवोल्यूशन स्टेम सेल्स के माध्यम से वही रेवोल्यूशन आ सकता है। ये समझ लीजिए कि हमारे सिस्टम में आ गया और हम डॉक्टर्स को ये सिखा पाए कि जो स्टेम सेल्स को यूज़ कर सकें, और उन्हें हमने ये नॉलेज भी दिया। तो हमारा मुख्य रूप से दो काम हैं, एक रिसर्च करना, एक डॉक्टर्स को एजुकेट करना, और एक डॉक्टर्स को सिखाना
लैब में कि हम कैसे इनका यूज़ कर सकते हैं। आपको हैरत होगी जान के और आपको खुशी भी होगी जान के कि जब मैंने 20 साल पहले कैंसर में सेल थेरेपी का चयन किया था तो भारत कुछ ही देशों में था जहां सेल थेरेपी होती थी। मुश्किल से 4 देशों में था भारत। अमेरिका में था, होती थी, जर्मनी में होती थी, एक स्विट्ज़रलैंड में होती थी, चौथी हमारे यहाँ होती थी। 20 साल पहले ये हाल था सेल थेरेपी का। स्टेम सेल भी ऐसी ही है, ये भी हमारे यहाँ से सबसे पहले शुरू हो रहा है। भारत आज उस स्टेज पे है और हम थैंक्स टू हमारे मोदी जी जिन्होंने मुझे बहुत सराहना दी, मुझसे पर्सनली मिलके मुझसे कहा कि भाई तुम्हारा साथ हम देंगे और तुम बहुत अच्छा काम करते हो। थैंक्स टू हिज विजन कि आज हम इस काम को करने के लायक हुए हैं और स्टेम सेल्स को आगे बढ़ाने के लायक हुए हैं। तो स्टेम सेल्स में वही रिवोल्यूशन आ सकता है मेडिकल सिस्टम में जो एंटीबायोटिक एरा में आया था, जब एंटीबायोटिक बनाई गई थी। ये बातें हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ सवाल आप लोग भी मुझसे पूछें जिससे इंटरेक्टिव सेशन हो जाए और आपकी तरफ से मुझे ये हौसला मिले कि आप समझ रहे हैं। तो वो स्पाइनल कॉर्ड में क्या मेरा सेल पहले से ही रखा जाएगा ना? अच्छा, आपकी बात है कि जो इंजरीज़ होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ होती हैं, पैरालिसिस होता है, उसको क्या हम ठीक कर सकते हैं? देखिए 2 चीज़ें होती हैं उसमें। एक तो क्या है, एनाटॉमिकल डिसऑर्डर है वो, यानी टूट गई कोई चीज़। अब टूटी हुई चीज़ को जोड़ना थोड़ा मुश्किल है, तो वो कहना कि हम उसको ठीक कर पाएंगे, वो ऑर्थोपेडिक्स का काम भी है उसमें, कि हमने जॉइंट्स को करीब में लेके आ गए और फिर उसको हमने ठीक किया। वो काम हो रहा है, वो भी पॉसिबल है, उसमें भी काफ़ी लोगों को सक्सेस मिला है। लेकिन क्या अभी तक ये रिजल्ट में ये नहीं आया कि ये कितने % सही है ये स्टेम सेल थेरेपी? अगर हम किसी में रिसर्च करते हैं 80 या 70% ही रिसर्च पे एक्यूरेसी आई है, 100% अभी भी नहीं हो पा रहा है। ऐसा है कि सारी रिसर्च जो होती है वो एनिमल हाउस में होती है, इंसानों पे तो रिसर्च पॉसिबल ही नहीं है। इंसानों की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जिन्होंने रिसीव की है वो बहुत कम हैं, और वो ऐसे पेशेंट्स हैं जो एंड स्टेज डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, जहाँ पर लाइफ की जो लॉन्जिविटी है उसका भी पता नहीं है। मतलब वो नॉर्मल ज़िंदगी अगर गुजारें तो महीना 2 महीने में क्या गुजार पाएंगे वो ज़िंदगी? तो वो चीज़ है। अच्छा, ये डॉक्टर शर्मीन आ गई, तो ये हम लोग साथ काम करते हैं और आप भी साथ में हैं और मेरी वाइफ भी हैं आप, और 20 साल से हम लोग साथ ही ये काम कर रहे हैं। 25 साल से आपका कंट्रीब्यूशन, बैठिए, आपका कंट्रीब्यूशन भी उतना ही है। तो वो आपकी बात पूरी नहीं हुई। मैंने ये कहा कि जैसे कि हमने 5 लोगों का इलाज किया, अब 5 लोगों में 5 लोग टर्मिनल सिकनेस में थे, मतलब उनके पास अब कुछ देने को दवा थी नहीं, ऐसे स्टेज के पेशेंट्स लिए। अगर उसमें एक ठीक हुआ तो हम कहेंगे भाई ये फ़ायदा नहीं करती, सिर्फ एक ही ठीक हुआ। लेकिन हमने जो चयन किया वो भी स्टेटिस्टिकली बहुत अच्छा नहीं था। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? यानी हमने अगर 100 लोगों में 25 लोग ऐसे लिए होते जो बहुत अच्छी स्टेटस के हेल्थ के थे, उनमें रिजल्ट ज़्यादा नज़र आता। लेकिन वहाँ रिजल्ट यूँ नज़र नहीं आया कि 5 लोग हमने लिए थे, वो 5 में 5 बहुत ही बुरी स्टेज के थे, उसमें एक पर रिजल्ट जब आया तो आपने कहा भाई 20% रिजल्ट आ रहा है खाली, तो ये थेरेपी काम नहीं करती। 20% तो किसी को भी हो जाएगा। ये तो अटकल पच्चू वाली बात हो गई ना कि हमने रिजल्ट क्या निकाला इसमें। तो असल में ये होता है, प्रॉब्लम ये है, पेशेंट का चयन करने में हमारे डॉक्टर्स का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। जो फिजिशियंस बैठे हैं वो पेशेंट को एजुकेट करें कि ये कोई इलाज नुकसानदेह इलाज नहीं है। सबसे बड़ी बात देखिए समझना हमारी इम्पॉर्टेंट ये है कि जब हम स्टेम सेल थेरेपी की बात कर रहे हैं तो जो सोर्स ऑफ स्टेम सेल है वो पेशेंट के अपने स्टेम सेल्स हैं, वो उसको किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा रहे, वो लाभ देने में काम करेंगे। यूज करते हैं तो अगर किसी व्यक्ति की जो है 80 इयर्स है तो वो डबल हो जाएगा क्या? नहीं, डबल नहीं होगी। जो बीमारियां हैं, नहीं, डबल होने की बात ही नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि एवरेज एज जो हमारे सोसाइटी में पाई जाती है वो 100 साल से ऊपर पाई जाती है। मतलब एवरेज एज नहीं, लोग जो जीवित रहे हैं वो 130 साल भी जीवित रहे हैं, 120 साल भी जीवित रहे हैं, लेकिन 70 साल में मर जाए वो बुरी बात है ना। वो क्यों मरेगा? 70 साल में तभी तो मरेगा जब बीमारियां उसको ज़्यादा होंगी या जेनेटिक डिसऑर्डर्स उसके अंदर ज़्यादा होंगे।
या वो न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड होगा या न्यूट्रिशनली ज़्यादा न्यूट्रिशन लिए हुए होगा। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको जैसे मिसाल दूं, आपको बहुत अब समझ में आ रहा है कि मुझे कहाँ बोलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरेक्टिव सेशन हो तो समझ में आता है बोलना क्या है। देखिए ऐसा है, जब हम यंग होते हैं, आपने देखा होगा दुबले पतले लड़के साथ में होते हैं, हॉस्टल्स में होते हैं, रहते हैं, और वो अपना वज़न बढ़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, वज़न नहीं बढ़ता। मतलब स्लिम होते हैं, अगली लगते हैं कि वो कहते हैं हमारा वज़न बढ़ जाए, वो केले खाएंगे, दूध पिएंगे, सब चीज़ें मिला के खाएंगे। लेकिन जैसे वो 40 के होंगे तो पेट निकल आएगा, वज़न बढ़ जाएगा। वजह क्या है? मेटाबॉलिक रेट जो है यंग स्टेज में बहुत फास्ट होता है। हमारा 40 साल की उम्र में जाके लीवर कहते हैं फैटी हो गया। फैटी लीवर आपने अल्ट्रासाउंड में पढ़ा होगा, देखो फैटी लीवर है, मतलब अब वो लीवर जो है वो हमारी निकासी कम कर रहा है शरीर से। वो हमारी निकासी जो शरीर में होना चाहिए ईंधन को, वो यूज़ कर ही नहीं रहा है, तो ज़्यादा फैट एब्जॉर्प्शन, फैट बढ़ना शुरू हो गया। तो क्या स्टेम सेल्स के माध्यम से लीवर को, फैटी लीवर को हम ख़त्म कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या है कि रीजनरेटिव साइकिल बग़ैर, मतलब उसको जिम्नेजियम जाए, बग़ैर दौड़ धूप करे, उसका वज़न नॉर्मल होने लग सकता है। जब वो उसका वज़न नॉर्मल होगा, पेट की उसकी गिरद कम हो जाएगी, तो उसके अंदर एक जवानी आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है उस रिवर्स रेशियो में उम्र बढ़ना शुरू हो जाएगी। उम्र बढ़ाने की विधि क्या है? सेहत को देना, तब उम्र बढ़ेगी ना। तो ये समझना है। स्टेम सेल्स डायरेक्टली नहीं काम कर रहे हैं उम्र बढ़ाने में। स्टेम सेल्स ऑर्गन को यंग स्टेज पे लेके जा रहे हैं, उनको यंग बना रहे हैं। ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में भी ट्रांसफर कर सकते हैं हम इनको, सेल्स को? जी, उसमें करते हैं। छोटी उम्र का लेके बड़ी उम्र पे डाल दिया, जैसे आपने एंटी एजिंग के बारे में बताया। नहीं, उसमें क्या विल इट बी हेल्पफुल सेल्स को? जी, उसमें करते हैं, लेकिन बड़ी उम्र में डाल दिया, जैसे आपने एंटी एजिंग के बारे में बताया। नहीं, उसमें क्या है, लेकिन इथिकल इश्यूज आ जाते हैं उसमें। सबसे बड़ी जो है ना इथिकल इश्यूज का मतलब ये है कि क्या ये लीगलिटी कितनी है इसमें, जो दे रहा है उसका रिश्ता क्या है। बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा जैसे ऑर्गन्स के बारे में है कि किडनी किसने किसको दी। फैमिली मेम्बर्स का तो करते हैं, वो पॉसिबल है। बच्चे का स्टेम सेल यूज़ करके कॉर्ड ब्लड से मेसेंकाइमल स्टेम सेल जिनको हम बोलते हैं, वो उनको अपनी फैमिली में दिया जा सकता है। लीवर, हाँ, वही जिससे हमारे जो लॉज ऑर्गन में डोनेशन में यूज़ होते हैं, सेम लॉज हम सेल्स में यूज़ कर सकते हैं। सेम लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं। Sir, thank you very much, sir. I just want to know whether this, what is the success? Sorry. What is the success rate in the case of fatty liver? That's one question. Then the other thing is there any role for preventing the malfunctioning through cell prevention and detection? Detection and prevention, is there any role for this surgery? असल में है क्या, बहुत से लोग हिंदुस्तान से बाहर जाया करते थे स्टेम सेल्स कराने, जो ख़ास तौर से रिच सोसाइटी में हमारे यहाँ लोग हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको कोई बताता था कि स्टेम सेल्स जाके करा लो, कैरिबियन में हो रहे हैं या स्विट्ज़रलैंड में हो रहे हैं। ऐसी कंट्रीज़ में लोग जाया करते थे स्टेम सेल्स लेने, लेकिन उस वक्त तक स्टेम सेल्स को लीनिएज नहीं दी जाती थी। लीनिएज देने का मतलब जो मैंने बताया, तो जनरली अगर हम स्टेम सेल्स का एक बोलस डाल दें शरीर में, ये मान के कि ठीक कर देंगे, उससे काम नहीं बनता है जब तक कि ऑर्गन स्पेसिफिक हम कोई काम नहीं कर रहे हों। हमें ये पता होना चाहिए डिजीज़ हमारी है कहाँ शरीर में, उस किस डिजीज़ की वजह से हम सफ़र कर रहे हैं। जिसे आपने फरमाया फैटी लीवर में, आपका दूसरा सवाल था कि फैटी लीवर में कितने लोगों को बेनिफिट हुआ है। फैटी लीवर में जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स हैं उनमें 80-90% लोगों को फ़ायदा हुआ है। दे लॉस वेट अराउंड 10 kg, और जो अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर दिखता था वो नॉर्मल हो गया, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। तो आपका ये जो बोर्ड में जो है एंड एंटी नियर फ्यूचर, सो राइट नाउ इट इज नो नहीं, एंटी एजिंग से कोई ऐसा नहीं है कि 40 साल का बंदा 20 साल का लगने लगेगा, लेकिन 40 साल का आदमी अगर हेल्दी हो जाए, उसकी दवाइयाँ उससे छूट जाएं, या उसका एक लाइफ स्टाइल चेंजेस हो जाए। मतलब हम सोचते हैं कि हम कसरत करें, रोज़ हम जाके एक्सरसाइज करें, लेकिन हम सब कर नहीं पाते हैं, तो हम लोग स्टेज लाइफ गुजारते। तो क्या स्टेज लाइफ गुजारने के बाद भी हम हेल्दी हो जाएंगे? वो स्टेज स्टेम सेल्स दे सकते हैं। अब सर
कार्यक्रम है, लेकिन क्या जानवरों का भी स्टेम सेल लेके ट्रांसफर करना? नहीं, ये स्पीसीज स्पेसिफिक स्टेम सेल होते हैं। यानी मुझे ग्रोथ फैक्टर अगर यूज़ करना है लैब में, तो ह्यूमन बीइंग के ग्रोथ फैक्टर अलग हैं, माइस के अलग हैं, एनिमल किंगडम के ग्रोथ फैक्टर अलग हैं, तो वो यूज़ नहीं कर सकते हम। जीनो ट्रांसप्लांट जिसको हम बोलते हैं जीनो ट्रांसप्लांट, वो पॉसिबल नहीं है, एनिमल से पॉसिबल नहीं है। कितना खर्चा आ रहा है बाहर के देश में, हिंदुस्तान के बारे में इसमें? नहीं, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अगर हम बात करें कि बाहर कितने में होता है, तो वो करोड़्स में जाता है। अगर आप देखेंगे, रिसर्च करेंगे गूगल में कि स्टेम सेल्स हम अगर लॉन्जेविटी के लिए कर रहे हैं, हेल्थ रीजंस के लिए कर रहे हैं, ऑर्गन को ठीक करने के लिए कर रहे हैं, वो तो बहुत महंगा जाता है। चूँकि सबसे बड़ी क्या बात है कि जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं ना, वो बहुत कम कंपनियां बनाती हैं जो हम लोग लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं, और ग्रोथ फैक्टर्स की कॉस्ट सबसे ज़्यादा है दुनिया में, उससे ज़्यादा महंगी कोई चीज़ आती नहीं है। माइक्रोग्राम जो है वो लैक्स में आते हैं, तो उसकी वजह से कॉस्ट तकरीबन मान के चलिए एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे भी अगर आप करेंगे तो लैक्स में जाती है। ड्यूरेशन, अच्छा हाँ, ये अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इसमें हम लोगों ने जब रिसर्च करी और रिसर्च के माध्यम से तय पाया कि इसमें भी 15-15 दिन पे ही डोज लगाना है स्टेम सेल की, और 3 महीने लगाना है, तो 6 डोजेस का तकरीबन प्रोटोकॉल होता है। एस्केलेटिंग डोजेस होती हैं। एस्केलेटिंग डोजेस का मतलब है कि हमने 1 एम्प्यूल लगाया, फिर 2 एम्प्यूल लगाया, फिर 4 एम्प्यूल लगाया, ऐसे करके एस्केलेट करते चले जाते हैं। और इवेंचुअली 3 महीने का प्रोटोकॉल है, जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स नज़र आने लगते हैं। और हमारी रिसर्च बेसिकली जो है वो इंडियन ओबेसिटी पे है ख़ास तौर से, और जो ओबेसिटी के कारण सारे बीमारियाँ, तो लीवर एक मेन ऑर्गन हमारा है जो ओबेसिटी करता है, लीवर की माल फंक्शन और फैटी लीवर। इंडिया में अगर आप देखेंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो आपका सब कुछ नॉर्मल निकलेगा, लेकिन डॉक्टर साहब लिख देंगे लीवर वाले के फैटी लीवर है। तो वो उसकी रिसर्च बहुत इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडियन सिस्टम में ही सबसे ज़्यादा ओबेसिटी हमारे पेट में होती है। जनरली बॉडी बहुत वीक हो जाती है हमारी उम्र जाते जाते, बट पेट बहुत मोटा हो जाता है। एक कैंसर पेशेंट है, वो कीमोथेरेपी से निजात दिलाएगा उसे, क्योंकि वो ज़्यादा पेनफुल है, उससे काफ़ी चीज़ें। स्टेम सेल्स जो है ल्यूकीमिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ब्लड कैंसर में। ल्यूकीमिया के जो रिसर्च है, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट जिसको बोलते हैं, वो माध्यम स्टेम सेल्स का ही है बेसिकली। तो सॉलिड कैंसर में, जो गांठ वाले कैंसर हैं, उसमें भी स्टेम सेल्स का रोल अब आगे आता जा रहा है। ये समंदर है स्टेम सेल्स, इसमें अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी एक आदमी से कहें तुम सब काम कर दो, ऐसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो रहा है, स्टेम सेल्स का काम हो रहा है। डायबिटीज वाले या ब्लड प्रेशर वाले, उन पर भी कुछ इस तरह का नहीं, डायबिटीज़ पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। डायबिटीज़ पे हमने रिसर्च की थी, स्टेम सेल्स दिए थे। उसमें एक आपका पैरामीटर होता है HbA1c, जो 3 महीने में कराते हैं। वो 11-12 जिन लोगों का था, वो 7-8 पे आ गया। दवाई बंद नहीं हो पाई, दवाई कम हो गई लेकिन बंद नहीं हुई। तो होता क्या है कि जो पैंक्रियाज के आइलेट्स होते हैं, वो लीवर के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं शरीर में, तो लीवर से भी इंसुलिन निकलने लगता है, तो उससे डायबिटीज़ कम हो जाती है। लेकिन ऐसा हम निश्चित नहीं कर पाए कि पूरी तरह डायबिटीज़ ठीक हो गई। ठीक है साहब, थैंक यू सो मच, आप लोग तशरीफ़ आए और बात मौका मिला आपसे मिलने का।